नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना की वजह से लंबे समय तक देश भर में स्कूलों को बंद करना पड़ा था और पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से की जा रही थी। लेकिन अब जब मामले काफ़ी कम हो गए हैं और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन भी हो रहा है, इसीलिए अब कई जगहों पर स्कूल फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर माता पिता के मन में अभी भी उलझन है और डर है। लोगों की इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल डॉक्टर और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। डॉक्टर लहारिया, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार एंड धन्यवाद। जी डॉक्टर लहारिया, कोरोना के मामले कम तो हो गए हैं लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में स्कूल खुल गए हैं लेकिन पेरेंट्स ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित है या नहीं। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि कुछ हद तक माता पिता की चिंता जायज थी, लेकिन पिछले 19 महीनों में हम कोविड-19 की महामारी को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और विज्ञान ने कुछ बातें और चिंताएं थी उनका जवाब दे दिया है। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब स्कूल खोलना पूरी तरह सुरक्षित और सही निर्णय है। मैं इसके विस्तार में जाना चाहूंगा। पहली बात याद रखने की है कि जो फिलहाल जैसे आपने बात की, कोविड-19 के केसेस बहुत ही कम हो गए हैं, न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे आसपास संक्रमण की दर काफी कम चल रही है। दूसरी बात, हम समझ चुके हैं पिछले 19 महीनों में कि जो कोरोना का कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2 अब कभी भी पूरी तरह नहीं जाएगा, हमारे आसपास रहेगा ही। तो वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। तो हमें समझना और सीखना होगा कि कैसे वायरस के रहते हुए सुरक्षित तरीके से सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाएं। तो चूंकि संक्रमण की दर कम है और कोरोना का वायरस हमारे साथ रहेगा, ऐसे में स्कूल खोलना बिल्कुल सही निर्णय है। साथ में याद रखने की बात यह भी है कि हम कई सारे सीरो सर्वे हो रहे हैं और वो ज्यादातर सीरो सर्वे नतीजे दर्शाए हैं कि अधिकतर बच्चों को 60 से 80% तक बच्चों को संक्रमण हो चुका है और वो एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं और वो प्रोटेक्टेड हैं। 60 से 80% का मतलब हुआ कि 6 और 8, हर 10 में से 6 से 8 बच्चों को संक्रमण हो चुका है, वो प्रोटेक्टेड हैं और उनको गंभीर बीमारी नहीं हुई थी। और यही विज्ञान दर्शाता है कि बच्चों को संक्रमण से हमें चिंतित होने की बात नहीं है और संक्रमण हो चुका है, वो प्रोटेक्टेड है, अब उनको और खतरा बचा नहीं है। तो इन सब सारी चीजों को हम साथ में रखें। संक्रमण की दर कम है, वायरस हमारे साथ रहेगा, बच्चे पहले से ही प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, तो बच्चों को रिस्क है वो लगभग नगण्य है। साथ में यह भी याद रखना होगा कि अब हम समझ चुके हैं कि कोरोना वायरस या एडल्ट की एक गंभीर बीमारी है, लेकिन बच्चों के लिए यह बीमारी उतनी गंभीर नहीं है। और अगर बच्चों को संक्रमण हो भी जाता है, जिसकी संभावना अब काफी कम हो चुकी है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर बच्चों को संक्रमण हो भी जाता है तो वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि बच्चों के नाक और गले में वायरस तो पहुंच सकता है, लेकिन उसके आगे बच्चों को गंभीर बीमारी करने के लिए वायरस को लंग्स और बॉडी में जाना होता है और वहां पर पहुंचने के लिए उसको एक रिसेप्टर बोलते हैं, इसको ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से जाते हैं। एडल्ट में रिसेप्टर काफी विकसित होते हैं और बच्चों में कम विकसित होते हैं। यही वजह है कि बच्चों में संक्रमण होने के बावजूद गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो सारी बातों को अगर साथ में देखें तो बच्चों में संक्रमण की संभावना थी, लेकिन अब वो प्रोटेक्टेड है, कम हो गई है। बच्चों में गंभीर बीमारी की संभावना बहुत कम है, तो बच्चे सुरक्षित हैं। जी। साथ में मैं स्वास्थ्य के अलावा एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू की बात करना चाहूंगा कि बच्चों में रिस्क, कोविड-19 की बीमारी का जो रिस्क है वो काफी कम है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका जो लर्निंग या शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है वो काफी ज्यादा है। तो दोनों बातों को साथ रखें। स्कूल खोलने के काफी सारे फायदे हैं और सही रणनीति है स्कूल खोलना, और बंद रखने के बहुत सारे नुकसान है जो बच्चे अब तक पिछले 19 महीनों में झेल चुके हैं। बल्कि अब तो समय इस बात का है कि हम स्कूलों को सुचारू रूप से चालू करें और अब इस बात पर सोच विचार किया जाए कि कैसे जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान पिछले 19 महीनों में हुआ है उसकी भरपाई की जाए।
जी। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को फिक्र इस बात की भी है कि बच्चों को वैक्सीन लगना अभी शुरू नहीं हुआ है। अब ऐसे में अगर किसी बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो क्या ये स्थिति खतरनाक तो नहीं हो जाएगी? तो सबसे पहली बात है, और जो खासतौर से एक काफी बड़ी भ्रांति कह सकते हैं फैली हुई है, लोग सोचते हैं कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को पहले टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन यह बात तथ्यपरक नहीं है। सारी दुनिया में विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीकाकरण होना जरूरी नहीं है। और सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे देशों में, लगभग दुनिया के सारे देशों में, 180 से अधिक देशों में स्कूल चालू हैं, लेकिन उनमें से किसी भी देश में 12 साल से छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन तो हुआ ही नहीं। कुछ चुनिंदा देशों में 12 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन वो स्कूल खोलने के लिए नहीं था। स्कूल उन देशों में पहले भी खुले हुए थे, उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया कुछ चुनिंदा बच्चों का, और उसके बाद भी खुले हुए हैं। तो संक्षेप में, बच्चों को स्कूल खोलने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। स्कूल अपने आप में पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य हैं कि स्कूल खोलने की वजह से संक्रमण की दर किसी भी तरह से नहीं बढ़ती है। बच्चों को अतिरिक्त संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है। अब हम भारत की बात करें, भारत में हम देख चुके हैं कि इतने महीनों तक स्कूल बंद थे, बच्चे घरों के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद 60 से 80% बच्चों को संक्रमण हो चुका है। तो बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, स्कूल की वजह से संक्रमण नहीं फैलता है, और वैक्सीनेशन उसका प्री रिक्विजिट नहीं है। क्योंकि वैक्सीन की बात चली है, तो मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं कि बच्चों को वैक्सीनेशन किस आयु वर्ग को लगेगा और कब लगना शुरू होगा, ये अपने आप में स्वतंत्र निर्णय है, स्कूल से जुड़ा नहीं हुआ है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चों में गंभीर बीमारी होने की संभावना कितनी है, कौन से बच्चे हाई रिस्क हैं, और उस आधार पर निर्णय होगा। पेरेंट्स एक बात और जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और वो यह है कि फिलहाल उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन संक्रमण से नहीं रोकती हैं। जो कोविड-19 की वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं, वो सारी वैक्सीन मॉडरेट टू सीवियर इलनेस, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसको रोकती हैं और मृत्यु से बचाती हैं। अब चूंकि इस तरह की मॉडरेट टू सीवियर इलनेस और मृत्यु की संभावना एडल्ट में अधिक होती है, इसलिए उन लोगों में, एडल्ट आयु वर्ग में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं जैसे पहले भी बात कर चुका हूं, और जैसा कि हम वैज्ञानिक रूप से समझ चुके हैं कि बच्चों में ऐसी बीमारी कम होती है जिससे हॉस्पिटलाइजेशन हो, इसीलिए उनमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। जहां तक संक्रमण की बात आती है, वैक्सीन लगने के बाद ही व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, तो वैक्सीन संक्रमण नहीं बचाती है। इसलिए फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन का सिर्फ हाई रिस्क बच्चों में उपयोग हो सकता है, सभी बच्चों में नहीं। लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा कि भविष्य में कभी भी बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए जो, या उपलब्ध वैक्सीन के बारे में और सबूत आए जो कहें कि इनसे इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है, तब बच्चों में वैक्सीनेशन का उपयोग अधिक हो सकता है और अधिक बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल उपलब्ध वैक्सीन सिर्फ हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए संभवतः दी जाएंगी। इन उपलब्ध वैक्सीन का वो स्कूल खोलने से कोई संबंध नहीं है। स्कूल खोलने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन होना जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, स्कूल भेजने से पहले माता पिता किस तरह से बच्चों को तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चे स्कूल में अगर कोई संक्रमण की संभावना है भी तो अपनी तरफ से उससे बच सकें? यह एक काफी अच्छा सवाल है। चूंकि अब हम एक नई परिस्थितियों में स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें माता पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो सबसे पहला कदम होगा कि माता पिता इस बात का ख्याल रखें कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार आ रहा है या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नजर आती है, तो उसको स्कूल नहीं भेजें। दूसरी बात है कि बच्चों को इस बात की सलाह दें और समझाएं कि कौन से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने से उनमें रिस्क की कोविड-19 के संक्रमण की संभावना कम होती है। तो जैसे कि उनको हैंड वॉशिंग के बारे में सुझाव दे सकते हैं, उनको सिखाया जा सकता है कि हैंड वॉशिंग कैसे की जाए। साथ में बच्चों को मास्क प्रॉपर पहनने की सलाह दी जा सकती है और उनको समझाया जा सकता है कि कैसे मास्क पहना जा सकता है। तीसरी चीज है कि बच्चों को अगर संभव है तो हैंड सैनिटाइजर और मास्क का एक एक्स्ट्रा मास्क दिए जा सकते हैं जो उनके उसमें रखे जा सकते हैं। तो ये तो बच्चों के क्या समझाया जा सकता है। तीसरी चीज है कि जो बच्चों को जब स्कूल जाने से पहले
हमें डराना नहीं है, उनको एक समझाना है कि कैसे सही से एक दूसरे से वो बात करें। लेकिन किसी चीज में ये नहीं कि वो उनको एक दूसरे से बात नहीं कर सकते बच्चे स्कूल में, या किसी चीज को छू लिया तो वो डर जाने की बात है। एक और पेरेंट्स का महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि अगर हमें किसी भी बीमारी से बचना है, चाहे वो कोविड-19 हो या अन्य बीमारियां हों, तो बच्चों को एक स्वस्थ और अच्छा भोजन और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बाकी चीज़ों में भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने पे ध्यान देना होगा। तो इन बातों से वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा फैसिलिटेट होगा। हमें मोटे तौर पे याद रखना है कि बच्चों को संक्रमण की संभावना है, लेकिन गंभीर बीमारी की संभावना अधिक नहीं है। स्कूल्स की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। डरना नहीं है, लेकिन नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। जी। डॉक्टर साहब, स्कूल में जो कोरोना को देखते हुए जो टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ है, उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अब जब स्कूल नए सिरे से खुल रहे हैं, तो ऐसे में टीचर्स का और वहाँ के स्टाफ की एक महत्वपूर्ण भागीदारी और भूमिका है। सबसे पहली भूमिका उनकी रहेगी कि जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको खुद का वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है कि स्कूल में जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, उनमें टीचर्स और स्टाफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे कि स्कूल में वेंटिलेशन प्रॉपर हो, स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां खुले रहें, तो ये टीचर्स को इसमें भूमिका निभानी होगी। दूसरे, बच्चे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, उस पर भी नजर रखना होगा। और तीसरा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने होगा। तो इन सब चीजों में टीचर्स और स्टाफ को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टीचर्स कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन की संभावना कम है, लेकिन टीचर्स टू टीचर्स इन्फेक्शन फैलने की संभावना काफी अधिक है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन टीचर और स्टाफ को काफी शिद्दत से करना है, और बाकी बच्चों में इसका पालन करवाना है। तो इस तरह से उनकी भूमिका है। साथ में टीचर्स की एक अहम भूमिका रहेगी कि वो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उनसे अपने आप को अवगत कराएं और उनके बारे में पूरी तरह जानकारी रखें, क्योंकि इस तरह की जानकारी होने से वो जो पेरेंट्स हैं उनके क्वेरी का आंसर कर सकते हैं, और साथ में वो स्कूल में बच्चों से भी उसका व्यवहार का पालन करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई माता पिता और जो स्कूल या टीचर्स हैं। जो बच्चे इस समय देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि स्कूल जाने से पहले, क्या वो स्कूल जब जा रहे हैं तो पहले की तरह ही वो जैसे खेलते कूदते थे वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या फिर अब जो परिस्थितियां हैं वो पहले से अलग होंगी वहाँ पे? जहां तक मैं काफी सारे विशेषज्ञ समूहों में भागीदारी किया हुआ हूं, और जो मुख्य बात उभर कर आती है वो कहते हैं कि स्कूल खुलने का उद्देश्य ही यह है कि बच्चे वो सब जो घरों के अंदर बंद रह के नहीं कर पा रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, वो शुरू होनी चाहिए। तो मेरी राय में बच्चे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए खासतौर से ओपन स्पेस में फिजिकल एक्टिविटी में भागीदारी कर सकते हैं। याद रखना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ भाग वाला कोई भी काम है, उसमें मास्क नहीं पहनना होता है। लेकिन अगर हम खुले स्थान में एक प्रॉपर दूरी बनाए रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी में शामिल है तो यह की जा सकती है, और इसको करने की जरूरत है। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मास्क का जो गाइडलाइन है वो हर आयु वर्ग के लिए भिन्न होती हैं। उदाहरण के तौर पर 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने का रिकमेंडेशन नहीं है, तो उनको मास्क नहीं पहनना है। 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जितना संभव है उतना मास्क पहनना है, लेकिन अगर वो बीच में मास्क उतार देते हैं या ओपन स्पेस में मास्क हटा देते हैं तो यह चिंता की कोई बात नहीं है। 12 साल से 17 साल के बच्चों को मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना है। तो हर आयु वर्ग के लिए मास्क का अलग रूल है। फिजिकल एक्टिविटी की मैं सुझाव दूंगा कि स्कूल्स को उस तरह की फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए जो जिससे वो ओपन स्पेस में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल पाए। आखिरकार यही तो स्कूल आने का उद्देश्य है। तीसरी जो बात है वो थोड़ा प्रैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे है। चूंकि लोगों के मन में अभी संदेह हैं और नए नए स्कूल चालू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत में पहले स्कूल में आके क्लासेज स्टार्ट करें और उससे एडजस्ट करें, फिर धीरे धीरे बाकी फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए। लेकिन निश्चित रूप से स्कूल्स
क्लासरूम ट्रेनिंग टीचिंग के लिए भी है, साथ में बाकी फिजिकल एक्टिविटी और ओपन स्पेस में इंटरेक्शन अलाउ किया जा सकता है और होना चाहिए। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज को शुरुआत में मिनिमाइज रखा जा सकता है जिसमें क्लोज कांटेक्ट में आते हैं बच्चे या जिसमें एक दूसरे को छूते हैं। उन एक्टिविटीज को स्लोली स्टार्ट किया जा सकता है। साइंटिफिक रूप से बच्चों में उस तरह की एक्टिविटी से भी इतना अधिक रिस्क नहीं है, लेकिन चूंकि हम नए सिरे से स्कूल शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को एक तेजी पकड़े और सारे बच्चे स्कूल लौटना स्टार्ट करें, इसलिए थोड़ी सावधानियां बरतते हुए करें। लेकिन मेरी राय में आने वाले कुछ सप्ताह में और कुछ महीनों में जैसे ही हमारी बेहतर समझ विकसित हो जाएगी और स्कूल इसके लिए एडजस्ट हो जाएंगे, सारी एक्टिविटी स्कूल में जो पहले चल रही थी उनको वापस आने का समय आ जाएगा। डॉक्टर साहब, वैसे तो सभी स्कूलों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। जैसा आपने बताया कि बड़े बच्चों को तो मास्क पहनना ही है और उनसे हम लोग उम्मीद भी कर सकते हैं कि वो सावधानी बरतेंगे, लेकिन छोटे बच्चों से ये उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ जाती है? पिछले कुछ महीनों में मैं कई स्कूल टीचर्स और कई अभिभावकों से बात किया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो उसमें क्या बात निकल कर आई, ज्यादातर अभिभावकों और स्कूल टीचर्स का कहना है कि बड़े बच्चों को कोई भी सलाह देना और वो उसका पालन करने में फिर भी हिचकिचाते हैं। छोटे बच्चे उस बात को शब्दशः पालन करने लगते हैं। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जो स्कूल टीचर जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने को कहेंगे, बच्चे उसका पालन करेंगे, तो यह पूरी तरह संभव है और हो पाएगा। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि याद रखने की जरूरत है कि बच्चों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के नियम उतने सख्त नहीं हैं जितने हम एडल्ट्स के लिए करते हैं। एडल्ट में बीमारी गंभीर होती है, उनको सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बहुत गंभीरता से करना होता है। 12 से 17 साल के बच्चों को भी तुलनात्मक रूप से कम लेकिन लगभग उसी तरीके से पालन करना होता है। बाकी 12 से साल से कम उम्र के बच्चों में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल में आते हैं, उनके लिए जितना संभव हो उतना उसका पालन करना है। वो मास्क के लिए भी है। अगर स्कूल में बच्चे कुछ देर के लिए मास्क हटा देते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। बच्चों को मास्क एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन है। याद रखना है, बच्चे वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद हम जो एडिशनल मेजर्स करते हैं उससे वो उनको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन चीजों को से घबरा जाने की, जैसे कि किसी बच्चे ने अगर कोई सरफेस छू दिया तो उसमें, या कोई चीज छू दी या दूसरे बच्चे की किताब छू दी, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उससे इतना अधिक संक्रमण की संभावना नहीं है और बच्चे पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। एक छोटा सिद्धांत याद रखना है जी, बच्चे इस बीमारी से पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद हम जो अतिरिक्त कदम उठाएंगे उनको और अधिक सुरक्षित कर देंगे। इसलिए कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना किया जाएगा। और साथ में समय के साथ जैसे स्कूल खुलेंगे, लोगों को विश्वास आएगा, माता पिता को विश्वास आएगा, टीचर्स को विश्वास आएगा, तो चीजें और सुचारू होती जाएंगी। और शुरुआत के कुछ सप्ताह में, शुरुआत के कुछ महीनों में हमें उस प्रक्रिया को समझना है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ महीनों में फिर उसके बाद स्कूल उसी तरह से चलने लगेंगे जैसे प्री पेंडेमिक में चल रहे थे। डॉक्टर साहब, बच्चों में एक चीज़ और देखने में आती है कि जो, जैसा आपने बताया कि बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो बड़ों के मुकाबले में बेहतर होती है, उन्हें खतरा कम होता है। और इसी वजह से कई बार जब पिछली बार जब वेव थी तो ये देखा गया था कि जब कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित होता भी है तो उसमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में अगर कोई ऐसा बच्चा जो कोरोना से संक्रमित है और उसमें लक्षण नहीं है, वो स्कूल में जाता है और अनजाने में, क्या ये खतरा है कि वो दूसरे बच्चों को संक्रमित कर सकता है? थियोरेटिकली एक ऐसा खतरा है, लेकिन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कई सर्वे बताते हैं कि 6 और 8, हर 10 में से 6 से 8 बच्चों को पहले से ही संक्रमण है, उनकी इम्यूनिटी है, तो वो प्रोटेक्टेड हैं, तो उनके लिए संक्रमण का कोई मायने नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब संक्रमण हमारे आसपास जिन सेटिंग्स में स्कूल खोले जा रहे हैं वहां संक्रमण पहले ही कम है, तो उसको फैलने की संभावना बहुत कम है। तो स्कूल उन्हीं परिस्थितियों में खोले जा रहे हैं जहां आसपास संक्रमण कम है, बच्चे पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, तो यह जो प्रोबेबिलिटी है या संभावना है बच्चों से संक्रमण फैलने की, वो लगभग नगण्य है। मैं कहता हूं कि वो नगण्य या कम है, तो उसका मायने ये हुआ कि जो अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे अभी
निमोनिया या अन्य रेस्पिरेटरी इलनेस या डेंगू या मलेरिया का भी फैल रहा है, तो उनकी संभावना काफी अधिक है बजाय बच्चों में एक दूसरे से संक्रमण फैलने की। तो हमें परिप्रेक्ष्य में या कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। और चूंकि कोरोना काफी लंबे समय तक फैल चुका है, बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, थियोरेटिकली एक रेयर संभावना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो है या बिल्कुल शून्य है, कुछ संभावना है लेकिन वो बहुत ही कम है। और उतनी संभावना के साथ हम जीवन में सारे काम करते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जो सावधानियां स्कूलों में बरती जाएंगी, जो सावधानियां बच्चे बरतेंगे, उससे वह और भी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत से पेरेंट्स ये देखा गया है कि बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह की मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी बूस्टर या कुछ तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं। क्या असल में इसकी ज़रूरत होती है, और अगर होती भी है तो इनसे क्या कोई फ़ायदा होता है डॉक्टर साहब? जो इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मिथ है। हमें जो पहली बात याद रखनी है वो यह है कि न तो हमें एक्स्ट्रा इम्यूनिटी चाहिए, न ही हमें कम इम्यूनिटी चाहिए। सही इम्यूनिटी होती है एक बैलेंस्ड इम्यूनिटी। एक्स्ट्रा इम्यूनिटी का कोई मायने नहीं होता है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को एक बैलेंस करके रखना है, जो परिस्थितियां चैलेंज हैं उनसे हम लड़ सकें। तो सबसे बेहतर तरीके इम्यूनिटी को बैलेंस करके रखने के हैं कि व्यक्ति स्वस्थ भोजन खाए, जो एक बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो। तो एक अच्छा भोजन अपने आप में सही इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, बच्चे को बाकी वजन उसका नॉर्मल हो और कोई दिक्कत नहीं हो, तो उससे उसकी इम्यूनिटी बैलेंस रहती है। कुछ अन्य चीजें जो बहुत आसान हैं और हम दैनिक जीवन से अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चे खेलते हैं उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर बच्चे बैठे रहेंगे तो उससे उनका वजन बढ़ेगा, इम्यूनिटी वीक होगी। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से इम्यूनिटी बैलेंस होती है। तीसरी चीज है, अगर कोई भी मानसिक दबाव या स्ट्रेस है, चाहे बच्चों पर हो, किसी भी व्यक्ति पर हो, तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हमें स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को रिड्यूस करना है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी। चौथी और महत्वपूर्ण चीज है वो है स्लीप। अगर व्यक्ति समय से और बच्चा समय से और पर्याप्त घंटों के लिए सोएगा, तो उससे भी इम्यूनिटी बैलेंस रहती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना है। एक बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस को मेंटल हेल्थ को रिड्यूस करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है और मेंटल हेल्थ को बनाए रखना है, और साथ में पर्याप्त नींद। तो ये सब करने की जरूरत है। उसके बाद मैं नहीं कहूंगा कि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज खाने और लेने की जरूरत है जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जी डॉक्टर साहब, बच्चे लंबे समय से घरों में हैं और शारीरिक गतिविधि कम होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसका असर बच्चों पर पड़ा है। अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो शुरुआत में जब बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, टीचर्स को किस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए? क्या कोई खास तरीका इस समय टीचर्स को और स्टाफ को अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोविड-19 के समय में माता-पिता को, बच्चों को और टीचर्स को कई तरह की चिंताएं और खबरें मिली थी। अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो हमें थोड़ा आत्मविश्वास दिखाना होगा और हमें वैज्ञानिक तथ्यों को परख रखते हुए लोगों को अवगत कराना होगा कि क्यों स्कूल सेफ हैं। और स्कूल्स को खुलने के बाद माता-पिता का विश्वास लाने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी है कि सबको साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर किए जाएं और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि स्कूल्स को सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है और वो बच्चों में अतिरिक्त संक्रमण नहीं फैलाएंगे, और यह संभव है। तो इसमें टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सब जरूरी कदम जो किसी भी इन्फेक्शन को फैलने की संभावना को बढ़ा सकते हैं वो उठाएं। तो जैसे कि स्कूल टीचर्स की भूमिका रहेगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, स्कूल्स में वेंटिलेशन, जो क्लासरूम में वेंटिलेशन हो वो इम्प्रूव हो, मास्क एडेरेंस का पालन किया जाए, और जो बच्चे और बच्चों के फैमिली मेंबर्स और स्कूल टीचर्स वैक्सीनेटेड हो। तो
खुद के लिए जो कदम है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उनका पालन अनुकूल रूप से किया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि हम किसी भी चीज़ को एकदम जल्दबाजी में नहीं जाएँ। बच्चे लंबे समय बाद स्कूल में लौट रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआत में क्लासेज कम समय के लिए की जाएँ या बच्चों को एक्सेसिव लोड नहीं डाला जाए, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है कि पिछले 19 महीनों में जब स्कूल बंद रहे थे, तो कुछ लर्निंग लॉस हुआ है। तो जब बच्चे स्कूल लौट कर आएँगे, तो टीचर्स और स्कूल की थोड़ी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनका एक असेसमेंट किया जाए कि उनको कहीं कोई स्किल्स उनका भूल तो नहीं गए, उनका कहाँ पर वो कमज़ोर हैं, तो उन जो कमज़ोर एरिया हैं, उनको फिर से उनको बिल्ड किया जाए, उन पे कुछ ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों को अप टू द स्पीड लाया जा सके। साथ में याद रखना होगा कि यह प्रक्रिया एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगी। पहले स्कूल खुलें, बच्चे आना शुरू करें। जब बच्चे आना शुरू होंगे, तो हम उन समझना स्टार्ट करेंगे कैसे इसको बेहतर स्कूल्स को चालू रखा जा सकता है और इम्प्रोवाइज़ करते हुए स्लोली स्कूल्स को उस स्तर पर लेके आ सकते हैं, जहाँ पर वो नॉर्मल प्रक्रिया में जैसे कि पैंडेमिक से पहले थे, उस पर पहुँचे। तो टीचर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चों का आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कि स्कूल में सुरक्षित आया जा सकता है। माता-पिता का आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कि स्कूल्स की वजह से बच्चों को कोई खतरा नहीं है और सब लोग मिलकर इस प्रक्रिया को अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी यूज़फुल बातें, इतनी उपयोगी बातें आप हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि जो भी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बताई हैं और मुझे लगता है कि बहुत से माता-पिता और पेरेंट्स की कन्फ्यूज़न है, वो इसे देख कर के दूर हो जाएगी। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।